नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज जब नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो यह सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि 2026 की चुनावी बिसात पर चली गई एक बहुत सोची समझी और बड़ी चाल थी, गहरी चाल थी। और देखिए, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, उनके बयान बहुत गौर करने वाले, ध्यान से सोचिएगा। और वरिष्ठ नेताओं की लाइन और मैसेज पूरे देश और दुनिया को बिल्कुल साफ साफ कि अब उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अगले फेज में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी, सर्वप्रथम माननीय नितिन नबीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर पूरे देश में किस तरह से खबरों की दुनिया ने खबर बनाई। देश के कुछ बड़े अखबारों के हेडलाइंस में आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ में ही पश्चिम बंगाल में जिसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, वहां के दो बड़े अखबार क्या बोल रहे हैं, उनके हेडलाइंस क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। तो देखिए, नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के मौके पर दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी, बीजेपी को मिला सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2026 की तैयारी शुरू। यह हेडलाइन। और इसका सार क्या है, इसका सारांश क्या है? सारांश यह है कि पार्टी को नेतृत्व के जनरेशन शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है और नजर सीधे सीधे अगले विधानसभा चक्र पर है, विधानसभा चुनावी चक्र पर। नितिन नबीन को युवा चेहरे के तौर पर सामने लाकर बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अब पार्टी का फोकस सिर्फ सरकार चलाने पर नहीं है, बल्कि संगठन को नए सिरे से धार देने पर है। मोदी का यह कहना है कि पार्टी के मामलों में वे एक कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष उनके बॉस हैं। अपने आप में संकेत है यह बयान कि आने वाले समय में संगठन को ज्यादा खुली छूट और जिम्मेदारी मिलने वाली है, और इसके कई मायने हैं, गौर से सुनिएगा। और देखिए, इसी बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के मामलों में वे एक कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष उनके बॉस हैं। समझ रहे हैं ना इस बयान को? और देखिए, इसी बयान को अमर उजाला ने हेडलाइन में रखा, मोदी का संकेत, संगठन को मिलेगी खुली छूट। और इसका सार क्या है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि नेतृत्व जो है, पार्टी नेतृत्व चुनावी फैसलों में अध्यक्ष को निर्णायक भूमिका देना चाहता है पार्टी, लेकिन यहीं से नितिन नबीन के लिए असली परीक्षा शुरू होती है। असली परीक्षा शुरू हो रही है, क्योंकि यह कुर्सी जितनी ताकतवर है उतनी ही कांटों भरी भी है। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की जो खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर चल रहा है। इस पर हिंदुस्तान अखबार, बहुत बड़ा अखबार है हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन सुनिए, पूर्वी भारत बीजेपी की नई प्रयोगशाला। यह हेडलाइन। और इसका सार तत्व क्या है? सार तत्व यह है, इसका मीनिंग क्या है, इन डेप्थ जो बात है वो ये कि पार्टी
बिहार और बंगाल में नए सामाजिक समीकरण आजमाने की तैयारी में है। और ये चर्चा भी तेज है कि नितिन नवीन कायस्थ हैं और बंगाल में कायस्थ आबादी अच्छी खासी संख्या में है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल का एक भद्रलोक तबका ममता बनर्जी से अंदर खाने नाराज हैं, बहुत नाखुश है। और इसी विषय में रॉयटर्स और इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की कवरेज में भी यह बात नजर आ रही है कि पार्टी उन्हें एक यंग ऑर्गेनाइजर के रूप में पेश कर रही है, नितिन नवीन को, जो 2026 के बड़े राज्यों में संगठन को मजबूत कर सके, तेज कर सके, फैला सके। अब देखिए, इतिहास उठाकर देखेंगे तो सिद्धार्थ शंकर रॉय जो हैं, या ज्योति बसु, कायस्थ समुदाय का बंगाल की राजनीति में, प्रशासन में प्रभाव रहा है। बीजेपी इस सामाजिक मनोविज्ञान को, यानी कि सोशल साइकोलॉजी को समझती है बीजेपी। लेकिन सवाल यही है, क्या बंगाल में जाति की राजनीति उत्तर भारत की तरह काम करती है? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी हेडलाइन में समेटा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है अपनी हेडलाइन में? इन वेस्ट बंगाल आइडेंटिटी बीट्स कास्ट अर्थमेटिक। और इसका मतलब यह निकलता है कि बंगाल में जाति से ज्यादा भाषा और सांस्कृतिक पहचान चुनावी रुझान तय करती है। बहुत गहरी बात है। और जमीनी सच्चाई यही है कि बंगाल में जब भी पहचान की बात सामने आती है तो जाति से पहले भाषा और सांस्कृतिक अस्मिता सामने आ जाती है। और 2021 के विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, याद कीजिएगा। हालांकि बीजेपी ने तब 3 सीटों से सीधे, यानी कि उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2021 से पहले वाले विधानसभा इलेक्शन में 3 सीटों से सीधे 77 सीटों तक छलांग लगाई। हिंदी भाषी इलाकों, दलित वर्ग और कुछ सवर्ण समूहों और शहरी मतदाताओं ने पार्टी की पैठ दिखी, मतदाताओं में पार्टी की पैठ नजर आई। लेकिन इसके बावजूद सत्ता ममता बनर्जी के हाथ में रही। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कहां 3 सीट और 2021 में सीधे उछाल मारकर 74 सीट और ऊपर, यानी कि 77 सीट पर। यह बीजेपी के लिए आसान बात नहीं थी। और बीजेपी ने जिस तरीके से छलांग लगाई, इसे बहुत छोटा करके नहीं समझा जा सकता। और इसका टेंशन जो है, स्ट्रेस लेवल जो है, ममता बनर्जी को बढ़ गया होगा। अब की बार क्या होगा? क्योंकि देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि चुनाव जो हुए थे 2021 में, उन्होंने चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई बना दिया था ममता बनर्जी ने। इसी पर आनंद बाजार पत्रिका की हेडलाइन थी, बांगाली परचोई निर्वाचनेर मूल अस्त्र। और इसका अर्थ यह था कि ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को चुनाव का केंद्रीय हथियार बनाया। वहीं वर्तमान पत्रिका, वर्तमान एक बहुत बड़ा अखबार है, वहां पर उसने क्या लिखा हेडलाइन, बीजेपी उत्थान किंतु क्षमता दूरे। और इसका मतलब यह निकलता है कि अखबार ने यह कहना चाहा कि बीजेपी का उभार वास्तविक था, ओरिजिनल था, लेकिन सत्ता जो है अब भी दूर रही। और यही वो ट्रैप है, भाषा का भेद। यही वो ट्रैप है जिसमें बीजेपी बार बार फंसती रही है। और 2026 में भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर बीजेपी का संदेश बंगालियत को छू नहीं पाया तो जातिगत या सामाजिक इंजीनियरिंग सीमित असर ही दिखा पाएगी। इसलिए नितिन नवीन के सामने बंगाल में सबसे नजदीकी लेकिन सबसे कठिन चुनौती यही है कि कैसे ममता बनर्जी को उसी के मैदान में चुनौती दी जाए, यानी लोकल लीडरशिप, लोकल लैंग्वेज यानी कि बांग्ला, स्थानीय मुद्दे और शहरी वोटों पर माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए, खासकर कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना की शहरी बेल्ट में। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं से सत्ता के गणित का रास्ता निकलता है। और अब आज के हालातों की डेप्थ जोड़ते हैं, जो 2026 की लड़ाई में सिर्फ पहचान नहीं बल्कि परसेप्शन और गवर्नेंस बनाम नेटवर्क का नैरेटिव भी निर्णायक सामने नजर आ रहा है। देखिए, याद कीजिए, तस्वीरें कुछ दिन पहले की है, बहुत पुरानी नहीं है, 1-2 हफ्ते पहले की। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले ताजा मामलों ने ममता बनर्जी की इमेज पर दो तरफा असर डाला है।
एक तरफ टीएमसी इसे एजेंसी मिसयूज बताकर विक्टिम नैरेटिव बनाती है, लेकिन न्यूट्रल और अर्बन वोटर के एक हिस्से में यह सवाल गहराता जा रहा है और लोग समझ रहे हैं कि आखिर लगातार जांच एजेंसियों का घेरा बंगाल की सत्ता के इर्द गिर्द क्यों बना रहता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के साथ ईडी के काम में बाधा के आरोप और राज्य बनाम संस्थानों की टकराव वाली तस्वीर विपक्ष को मजबूत हथियार देती है, यानी कि बीजेपी को ममता बनर्जी के खिलाफ। और इसके अलावा स्कूल रिक्रूटमेंट, एसएससी जॉब स्कैम और इन सब में नौकरी की बातें जो है उसको स्कैम में, और साथ मेरिट और युवाओं के भविष्य पर सीधा प्रहार किया है। और देखिए, पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी याद कीजिए, और लंबे कानूनी विवाद ने इस मुद्दे को जिंदा रखा है अभी भी। कोयला घोटाला की बात हो, कोल स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़ी कार्रवाई ने सीमा क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज में और लॉ एंड ऑर्डर की बहस को बहुत ज्यादा तूल दे दी है, हवा दे दी है। और संदेश खाली की घटना याद कीजिए, कौन कैसे भूल सकता है कोई। संदेश खाली जैसे मामलों में जमीन कब्जे और महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों ने टीएमसी के लोकल स्ट्रांगमैन स्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब वोटर मैपिंग पर आते हैं। वोटर मैपिंग पर आए तो पश्चिम बंगाल में बिहारी और हिंदी भाषी वोटर्स का असर सबसे ज्यादा आसनसोल, दुर्गापुर, इंडस्ट्रियल बेल्ट, बैरकपुर, भाटपाड़ा, टीटागढ़ की मिड टाउन पट्टी, हावड़ा के कुछ हिस्से, खड़गपुर साइड और कोलकाता के आसपास के अर्बन पॉकेट्स में दिखता है, जहां माइग्रेंट वर्कफोर्स और ट्रेड नेटवर्क जो है कई सीटों पर नतीजे तय करते हैं। तो गैर बंगाली वोटर किसी एक ब्लॉक की तरह वोट नहीं करता है, लेकिन व्यापारी, ट्रांसपोर्ट और अर्बन मिडिल क्लास का एक हिस्सा बीजेपी की ओर झुकता जरूर है, जबकि वर्किंग क्लास और लोकल नेटवर्क वाले इलाकों में टीएमसी की पकड़ बनी रहती है, यह माना जाता है। और अब सबसे अहम सवाल सामने आ रहा है कि बंगालियों में कौन सा वर्ग बीजेपी के पक्ष में आ सकता है खुले तौर पर। तो पहला जो है शहरी और अर्ध शहरी बंगाली मिडिल क्लास है, जो भ्रष्टाचार, नौकरी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर बिल्कुल सहज नहीं है, असहज है ममता बनर्जी के प्रशासन से। दूसरा सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों का वह वर्ग है जो सुरक्षा और स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ सख्ती चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, उस पर जो है नकेल कसना चाहता है। और तीसरा भद्रलोकों का वह हिस्सा जो ममता की बंगाली अस्मिता की राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं होता, लेकिन अगर कैडर राज, भ्रष्टाचार और संस्थानों से टकराव की राजनीति से थकता है तो विकल्प तलाशने लगता है, ऑप्शंस चाहिए उन्हें बेहतर। देखिए, कुल मिलाकर नितिन नवीन के सामने चुनौती यही है कि अब वह इस असंतोष को इस तरह साधे कि चुनाव फिर से बंगाली बनाम बाहरी की पटरी पर न लौटे, बल्कि गवर्नेंस, मेरिट और सुरक्षा की बहस पर टिके। और इसी के साथ 2026 के चुनावी कैलेंडर में पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में होने वाले चुनाव नितिन नवीन के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा बनेंगे ना। जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप क्या सोच रहे हैं। और जहां देखिए, यह तय होगा इन सभी इलेक्शंस में कि यह नियुक्ति, यानी कि नितिन नवीन को जो प्रेसिडेंट बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, यह नियुक्ति सिर्फ एक अध्याय बनकर, एक नया चैप्टर बनकर रह जाती है, या बीजेपी के लिए एक नया इतिहास लिखती है। सोचिएगा, नितिन नवीन को बीजेपी प्रेसिडेंट बनाने और उनके सामने चुनौतियां, इन सब को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि विचारों से क्रांति आती है। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश ये भी है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। नमस्कार।